आज की इस वीडियो में हम HSSC के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, HSSC स्क्रीनिंग एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन मैथ के सेक्शन से है, जिसमें से क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व समीर और अशोक की उम्र का अनुपात 4:3 था। अब से एक वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो, एक साल पहले समीर और अशोक की उम्र का अनुपात कितना था, 4:3। तो हमने मान ली कि एक साल पहले समीर की आयु थी वो 4x थी और अशोक की आयु जो थी वो थी 3x। अगर समीर की आयु एक साल पहले 4x थी तो आज कितनी हो जाएगी, 4x में एक और जोड़ देंगे हम, एक साल, 4x + 1। ऐसे ही अशोक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 1। और एक साल बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, समीर की कितनी हो जाएगी, 4x + 2 और अशोक की हो जाएगी 3x + 2। और उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 5:4। और अनुपात का मतलब डिवीजन होता है, जैसा आप जानते होंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उनकी उम्र को 4x + 2 डिवाइडेड बाय 3x + 2 इक्वल टू में 5/4। उसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4x + 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से और 3x + 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 से, जिससे हमें मिलेगा 16x + 8 इक्वल टू में 15x + में 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15x को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और 8 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 2। अब इस x की वैल्यू को समीर और अशोक की वर्तमान आयु में पुट कर देंगे। समीर की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x + 1। तो x की जगह हम यहाँ जब 2 पुट करेंगे, इस तरीके से हमारे पास समीर की वर्तमान आयु निकल के आएगी 9 साल, अशोक की वर्तमान आयु होगी 7 साल। दोनों की आयु को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 साल, 16 ईयर एज दोनों की। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी होगी। ब्याज की दर हो जाएगी 5%। और ये कैसे होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गया ना कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर मैं मान लूं कि आज मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 20 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे, वो 200, डबल। तो उस पर मुझे ब्याज कितना मिला, 100 रुपए के 200 बन गए, तो मुझे 100 रुपए ब्याज के मिल गए एक्स्ट्रा। ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को साधारण ब्याज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। साधारण ब्याज इक्वल टू में मूलधन गुणा दर गुणा में समय बटे में 100। यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 100, प्रिंसिपल भी 100 है और टाइम है 20। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, वृत्त का व्यास कितना होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r के इक्वल। यहाँ पे r क्या है, r स्टैंड फॉर रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब देखो, क्वेश्चन के अनुसार वृत्त का व्यास है वो परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर वृत्त के व्यास में हम 105 जोड़ दें तो दोनों परिधि और व्यास है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 2πr इक्वल टू 2r प्लस में 105। परिधि और व्यास दोनों को इक्वल बनाने के लिए व्यास में हमने 105 जोड़ दिया। अब 2r को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 2πr माइनस में 2r इक्वल टू में 105। दोनों में से 2r कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2r इंटू पाई माइनस 1 इक्वल टू 105। अब इसमें पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि होती है 3.14। 3.14 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2.14। उसके बाद 2.14 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो पहले मल्टीप्लीकेशन में था तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवीजन में आ जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास व्यास निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट 49 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिससे 77, 147 तथा 252 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष देती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को आपस में माइनस कर देंगे। 147 में से 77 माइनस करेंगे, 252 में से 77 माइनस करेंगे और फिर 252 में से 147 को माइनस करेंगे।
तो हमें मिलेगा 70, 175 और 105। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकालेंगे। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इन तीनों नंबर्स का HCF आएगा 35, यानी कि 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 77 और 147 तथा 252 को विभाजित करें तो प्रत्येक में समान शेष मिलेगा। अगला क्वेश्चन साइंस से है। वायु में उद्भाषित होने पर ताजे भूतल जल का pH थोड़ा कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वायु की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सुदूर गैलेक्सियों का दृश्यावलोकन करने हेतु टेलीस्कोप प्राथमिक रूप से स्थापित किए जाते हैं। क्यों स्थापित किए जाते हैं? ताकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश अथवा अन्य विकिरणों के अवशोषण से बचा जा सके। सेकंड बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रमुख चिकित्सीय लक्षण के रूप में एड्स के परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया जाता? अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे को एड्स होता है तो उसमें उसके कौन से लक्षण दिखेंगे? एक तो वजन घटना, उसका वजन कम हो जाएगा। दूसरा जीर्ण अतिसार, यानी कि उसको दस्त लगेंगे। तीसरा लंबित ज्वरावस्था, यानी कि उसको लंबे टाइम बुखार चढ़ेगा। 1 महीने से अधिक समय तक लगातार कफ होना, ये एड्स के लक्षणों में शामिल नहीं है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक अचिन्हित घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? चुंबकीय कंपास के द्वारा। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो उसका दूध पे क्या असर पड़ता है? दूध का घनत्व है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से है। क्वेश्चन है, select from the alternatives the word which conveys the same meaning as the word given in the capital letters। यानी कि ये जो वर्ड गिवन है कावर्डाइस, हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है ऑप्शन से। कावर्डाइस का मतलब होता है कायर, यानी कि जिसमें साहस की कमी हो। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, फर्स्ट ऑप्शन है टिमिडिटी। टिमिडिटी का मतलब भी कायर ही होता है, जिसमें साहस की कमी है। तो कावर्डाइस का जो सिमिलर वर्ड्स होगा वो होगा टिमिडिटी। अगला ऑप्शन है गैलेंट्री, जिसका मतलब होता है साहसी, बहादुर, ब्रेव जिसको कहते हैं। तो ये कावर्डाइस का अपोजिट वर्ड है, यानी कि एंटोनियम है। कावर्डाइस का एंटोनियम पूछा जाए तो आएगा गैलेंट्री, और इसका सिनोनियम पूछा जाए तो होगा टिमिडिटी। अगला ऑप्शन है क्रिमिनल, यानी कि अपराधी। उससे नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवतावादी। सो कावर्डाइस का जो सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा? अनदर वर्ड टिमिडिटी। अगले क्वेश्चन में हमें रिपल्सिव का अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम बताना है। रिपल्सिव का अर्थ होता है किसी को नापसंद करना, किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना, वो होता है रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का अपोजिट वर्ड होगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है किसी की तरफ आकर्षित होना, किसी को पसंद करना। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इंडूसिव, जिसका अर्थ होता है सूचक, किसी की तरफ इशारा करना। इंडूसिव का रिपल्सिव से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है डल। डल यानी कि उदासीन, बोरिंग। डल का भी रिपल्सिव से कोई कनेक्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है अटेंटिव, जिसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक। सो अटेंटिव का भी रिपल्सिव से कोई कनेक्शन नहीं है, तो रिपल्सिव का अपोजिट वर्ड आ जाएगा अट्रैक्टिव। अगले क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस दिया गया है इसको हमें एक शब्द में डिफाइन करना है। हिंदी में जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है, वही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में। तो अब सेंटेंस देखो नीचे, समथिंग विच बिकम्स आउटडेटेड, जो चीज आउटडेटेड हो गई उसे क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब जो चलन में ना हो, जो चीज आउटडेटेड हो उसे ऑब्सोलीट कहते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ब्लैंक फिल करना है। एवरीवन शुड पे ब्लैंक सब्सक्रिप्शन अमाउंट बाय 31st of March। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देयर। एवरीवन शुड पे देयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट बाय 31st of March, यानी कि सभी को 31 मार्च से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस सेंटेंस का अर्थ है पहले विश्व युद्ध में सिविलियंस और आर्मी मैन दोनों ने भाग लिया। इस सेंटेंस में एरर है एंड आर्मी मैन पार्ट, और एरर क्या है? यहाँ पे दी आर्टिकल मिसिंग है। करेक्ट सेंटेंस होता बोथ द सिविलियन एंड द आर्मी मैन ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा से है। तरनी तनुजा तट तमाल
तरुवर बहुछाई उत्पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिए गए वाक्य में बार बार तय वर्ण की आवर्ती होती है, तो जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में कौन सा समास है? शब्द है दाल रोटी, दाल भात। अगर हम दाल रोटी का समास विग्रह करते हैं तो बनता है दाल और रोटी। दाल भात का समास विग्रह होगा दाल या भात, इसलिए दाल रोटी या दाल भात में द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? कि शब्द के दोनों पद हैं वो प्रधान होते हैं और उनका समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या फिर या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दाल और रोटी में दाल और रोटी दोनों ही पद प्रधान हैं। अगला क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पास रहकर दुख देना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का पर्यायवाची है सौमित्र। कपीस है वो वानर का पर्यायवाची है। लंकेश है वो रावण का पर्यायवाची है। माघ है वो वसंत ऋतुराज का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, राग का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? विराग। राग का अर्थ है आसक्त, प्रेम, मोह माया, और विराग का अर्थ है आसक्त ना होना, यानी कि प्रेम, मोह माया इन सब सांसारिक बंधनों से मुक्त। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? गोहाना कहाँ स्थित है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? कुरुक्षेत्र में। सबसे पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के लिए राजकोषीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों को कितने करोड़ पर स्थिर रखा गया था? 12,877.81 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं से समृद्ध है सिवाय किसके? पाली के। हरियाणा का जो साहित्य है वो हिंदी, ब्रज और उर्दू भाषा से समृद्ध है, पाली उसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन में हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला है, हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है और हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है। ये दोनों ही कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन में हमें सही मिलान करना है। हथनी कुंड है वो यमुनानगर में है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और दमदमा झील है गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था? पंजाब का। हरियाणा और पंजाब भारत की स्वतंत्रता के समय एक ही राज्य थे। 1966 में पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, हरियाणा पंचायती राज कानून वर्ष 1994 में पारित हुआ था। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई। ये कथन गलत है। हरियाणा में द्विस्तरीय नहीं बल्कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, एक जिले के लिए, दूसरा ब्लॉक के लिए और तीसरा ग्राम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पथरीली। अगला क्वेश्चन है, आम मेला कहाँ आयोजित होता है? पिंजौर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है, निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक से, सही है ये बिल्कुल। गुरप्रीत कौर भाला फेंक से, बिल्कुल सही है। सुनीता सिंह दौड़ से, ये युग्म भी करेक्ट है। अगला है, गीता जुत्सी निशानेबाजी, ये युग्म है वो गलत है। गीता जुत्सी एथलीट है ना कि निशानेबाज। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण का जीवन, ये सभी राजपूत शैली चित्रकला का विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? हिसार की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य का एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है, ये भी बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो असत्य कौन सा कथन होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर उच्चतम है? गुड़गांव की। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? डिफलिम्पिक्स को। डिफलिम्पिक्स ऐसे खिलाड़ियों के लिए एथलीट है जो सुन नहीं सकते, जो बहरे हैं।
जिसको सुनाई देता है वो इसमें भाग नहीं ले सकते। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी में। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2006 को। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? फजल अली आयोग का गठन 1953 में राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1956 में प्रस्तुत की थी। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में। नेक्स्ट 40 से लेके 69 तक जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर साइंस से पूछे गए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई और है, हिंदी इंग्लिश, तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है 70 से लेके 80 तक, उसमें से 5 नेशनल जीके के हैं और 5 है वो रीजनिंग के, वो आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट तक वीडियो इसलिए जरूर देखना। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है, द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पोसेट 2, 4, 5, 10, 12, 20, 25 आर, यानी कि एक पोसेट गिवन है जिसमें से हमें मैक्सिमल एलिमेंट बताना है। मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए पोसेट से पहले हैश डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद उस हैश डायग्राम में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होते हैं, जो किसी अदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, वही हमारे मैक्सिमल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस डायग्राम में 12, 20 और 25 ये मैक्सिमल एलिमेंट है क्योंकि ये किसी अदर एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे, और 2 और 5 है ये मिनिमल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबसेट रिलेशन डिफाइंड ऑन पावर सेट इज पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। कंसीडर द ग्रुप 1, -1, i, -1 इनवर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। द इनवर्स ऑफ -i इज, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें -i का इनवर्स बताना है। -i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? i होगा। 1 का -1, -1 का 1, ऐसे ही i का -1 इनवर्स होगा और -i का i इनवर्स होगा। तो C करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 32-bit कंप्यूटर्स यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट इंटीजर इज। -2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 -1 तक। अगला क्वेश्चन है, अगर एक फुल बाइनरी ट्री के अंदर n लीफ नोड्स हैं तो टोटल नोड्स कितने होंगे? 2n - 1। अगला क्वेश्चन है, फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री में रूट नोड के अलावा बाकी वर्टिसेस की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है और लीफ नोड की डिग्री 0 होती है। इफ फॉर ए रियल कंटिन्यूअस फंक्शन fx, fa, fb लेस देन 0 then fx has odd number of root in ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलिंड्रोम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय FSM यानी कि फाइनाइट स्टेट मशीन। पैलिंड्रोम्स को फाइनाइट स्टेट मशीन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? पैलिंड्रोम क्या होता है उससे पहले तो हम ये जान लेते हैं। पैलिंड्रोम एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसको आप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करो वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है पॉप, अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करें तो POP, और इसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में रीड करें तब क्या बनेगा? POP, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों मैच हो रही है। तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। इसलिए पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें एक स्टैक की जरूरत पड़ेगी। पहले क्या करेंगे? स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे और फिर आपस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिवर्स स्ट्रिंग है उन दोनों को आपस में मैच करेंगे। तो ये फाइनाइट स्टेट मशीन की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा चाहिए या फिर ट्यूरिंग मशीन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट कार्डिनलिटी ऑफ सेट A be 16 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस अंडर सम इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A be 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच इक्विवेलेंस क्लास इज 4। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ फॉर इट्स प्रोसेसिंग इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन बार बार खुद को ही कॉल करता है उसे रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटिंग द प्रोसेस गोज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। यानी कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रोसेस का टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो वो रनिंग स्टेट से वापस रेडी स्टेट में आती है और फिर से वो रनिंग स्टेट में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इन प्रेडिकेट लॉजिक इंडिकेट दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वंस। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है? आपकी स्टेटमेंट है वो कम से कम एक बार तो ट्रू जरूर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस एवरी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग नैंड गेट अलोन।
यानी कि आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो नैंड गेट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है कि यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट या फिर नोर गेट ऐसे दो यूनिवर्सल गेट है जिनकी हेल्प से आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो बिना किसी अदर गेट की हेल्प से। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू सेम रहेंगी या फिर उनकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हमें मिलेंगी, या फिर दोनों आपस में एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, या फिर दोनों नेगेट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने एक्स की वैल्यू मान ली 5 और वाई की वैल्यू मान ली 3। तो जब हम पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, एक्स की वैल्यू को अपडेट किया है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस में 3 अगर हम करेंगे तो एक्स की वैल्यू अपडेट होके कितनी हो जाएगी, 5 से 8। उसके बाद हम करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि y की वैल्यू को अपडेट करना है, x में से y की वैल्यू माइनस करनी है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 में से हमें 3 को माइनस करना है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपडेटेड वैल्यू 5। उसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू को दोबारा से फिर से अपडेट करना है, x में से y को माइनस करना है। x की वैल्यू कितनी है, 8 और y की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, 5। 8 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 3। तो देखो स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू मानी थी 5 और y की वैल्यू मानी थी 3। जब इन तीनों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो हमें x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली 5, यानी कि दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप होगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, स्वैप x एंड y। अगला क्वेश्चन है, विच रजिस्टर्स होल्ड्स इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू डिकोडर, डेटा रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट्स ए बाइनरी मैक्स हीप। बाइनरी मैक्स हीप में दो कंडीशन फॉलो होती हैं। पहली, हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि जो आपका पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू हमेशा चाइल्ड नोड से ज्यादा होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में जो एरे गिवन है उससे बाइनरी मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 20 एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा रूट नोड बनेगा। उसके बाद 12 और 15 उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड बन जाएंगे। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे 14 12 के लेफ्ट में, यानी कि 14 है वो 12 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि बाइनरी मैक्स हीप ट्री के अंदर क्या होता है कि आपका जो चाइल्ड नोड है उसकी वैल्यू कभी भी पेरेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे ज्यादा होगी तो ये तो हो ही नहीं सकता हमारा ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से अगर हम बाकी ऑप्शंस को चेकआउट करेंगे तो हमें मिलेगा कि सी है वो करेक्ट आंसर है। सबसे पहले 20 एलिमेंट है उसे इंसर्ट करेंगे, वो बनेगा हमारा रूट नोड। उसके बाद 12 और 15 को हम 20 के लेफ्ट और राइट में एज ए चाइल्ड इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम 10 और 11 को इंसर्ट करेंगे 12 के लेफ्ट और राइट में एज ए चाइल्ड। उसके बाद 14 और 13 को इंसर्ट करेंगे 15 के लेफ्ट और राइट में। इस तरीके से ये जो ट्री कंस्ट्रक्ट होगा ये बाइनरी मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है वो पॉइंटर की हेल्प से इंप्लीमेंट होता है। इमीडिएट एड्रेसिंग है कॉन्स्टेंट की हेल्प से, और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग है वो लूप्स की हेल्प से। इसलिए 56 क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरे, द लास्ट इंडेक्स ऑफ इट कंटेन्स द नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर एरे टाइप की और उसके अंदर जो लास्ट इंडेक्स है जो कि नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, /0। अगले क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा शॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसकी रोस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n² नहीं है, मर्ज शॉर्ट के अंदर। अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 377। हमें इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बताना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 377 को सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो बाइनरी नंबर हमें मिलेगा उसमें हम 4 के पेयर्स बनाएंगे और फिर उसको हम टेबल के अकॉर्डिंगली हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा FF। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल एंड के लिए हम कौन सा बुलियन ऑपरेटर यूज करते हैं, $&, बी है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच एल्गोरिथम इज पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम है वो पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। अगर हम बात करें सीजर सिफर की
DES यानी कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम की, और AES यानी कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम की। तो ये तीनों हैं वो सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है, यानी कि इन तीनों इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में दोनों साइड इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का यूज किया जाता है, जबकि ये जो नैपसैक एल्गोरिथम है ये एक पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, जहां पे इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज की जाती है और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन डाटा डिक्शनरी से पूछा गया है। डाटा डिक्शनरी है वो मेटा डाटा कंटेन करती है, जिसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं सभी फाइलों के सभी फील्ड्स के नाम्स होते हैं, सभी फाइलों में जितने भी फील्ड्स हैं उनके डाटा टाइप और सभी फील्ड्स की विड्थ गिवन होती है। तो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने ऑसाई मॉडल पढ़ा होगा, आप अच्छे से जानते होंगे प्रेजेंटेशन लेयर है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सन के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टैक। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी व्हाइल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। यानी कि एक रिलेशन के अंदर जितनी भी टपल्स होती हैं वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती हैं, और उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर किसी रिलेशन में हर एक फील्ड के अंदर सिर्फ एटॉमिक वैल्यू हो तो वो रिलेशन किस नॉर्मलाइज फॉर्म में होगी, फर्स्ट NF में, फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक टेबल का एट्रीब्यूट अगर दूसरी टेबल की प्राइमरी की से अगर मैच करता हो तो वह एट्रीब्यूट कौन सी की होगा, फॉरेन की। अगला क्वेश्चन इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 से लगातार 5 क्वेश्चन है वो नेशनल जीके से हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कौन से देश ने हाल ही में एक संतान मानक नीति समाप्त कर दी और माता पिता को दूसरी संतान की अनुमति दे दी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत निम्न है, कृषि की प्रमुखता है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। जो विशेषता नहीं है वो है बड़े उद्योगों और मजदूरी माल में संतुलन, बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कमेटी पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय कमेटी। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ, समानता के अधिकार का। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई 3 बीघा लीज किसका भाग है, पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें से 3 है वो एक जैसे हैं और चौथा ऑप्शन है वो अलग है। कौन सा अलग है वो हमें बताना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सेकना, तलना, उबालना ये तीनों सेम है, छिलका उतारना है वो इनसे भिन्न है। आज की इस वीडियो में हमने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के प्रीवियस स्क्रीन टेस्ट को सॉल्व किया है। अगर आप भी किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।